हेलो गाइस। तो मैं हूँ प्रज्ञा और मैं आपको करवाने जा रही हूँ CUET UG BFA फाइन आर्ट का एंट्रेंस जो होने वाला है 2025 में। मैं आपको उसका पूरा पढ़ाने वाली हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ाने वाली हूँ। तो लेकिन हम शुरू करेंगे NCERT से। ये क्लास 12th की NCERT है। मैक्सिमम टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे, कम से कम आपके 80% सिलेबस इसमें कवर हो जाएगी। तो पहले हम देखते हैं इस बुक का जो कंटेंट है वो हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा। इसमें से क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली नहीं आते हैं। एक अगर देखने को मिल गया तो गलती से एक आध मिल जाएगा, पर इससे नहीं आता है। यह हम शुरू करेंगे पढ़ाना सेकंड चैप्टर से। हम फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे पर पूरे सिलेबस को कवर करने के बाद। सेकेंड है राजस्थानी चित्रकला शैली जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड है मुगलकालीन चित्रकला। फोर्थ दक्कनी चित्रकला शैली। फिफ्थ पहाड़ी चित्रकला शैली। सिक्स्थ बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सेवेंथ आधुनिक भारतीय कला। एट्थ है भारत की जीवंत कला परंपराएं। तो आज हम सेकेंड चैप्टर से देखेंगे। तो यहाँ है आपका राजस्थानी चित्रकला शैली। और जो भी इम्पॉर्टेंट लाइंस होंगी वो आप अपने बुक में अंडरलाइन करते जाए, उसे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कर दें। और आप जब भी पेपर देने जाओ उसे या फिर नोट्स बनाओ तो आप उन सब चीज़ों को मेंशन करना ज़रूर भूलना मत। और क्योंकि ये चीज़ आपके लास्ट मोमेंट पे बहुत काम आने वाली है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। राजस्थानी चित्रकला शैली का तात्पर्य चित्रकला की उस शैली से है जो मुख्य रूप से राजस्थान एवं वर्तमान समय के मध्य प्रदेश के कुछ शाही राज्यों एवं ठिकानों में फैली थी, जैसे मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, मालवा, सिरोही व अन्य प्रमुख रियासतें। 16वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के मध्य इस शैली का विकास हुआ। तो यहाँ पे आप ये अंडरलाइन कर ले, इसके सब स्कूल जैसे मेवाड़, बूंदी से सिरोही व अन्य प्रमुख रियासतें, ये राजस्थानी शैली के सब स्कूल्स हैं। और फिर इसका टाइम पीरियड जो है 16वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के मध्य, ये इस राजस्थानी शैली का टाइम पीरियड रहा है। कलाविद आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में इसे राजपूत चित्रकला का नाम दिया। 1916 में पहले ये राजस्थानी चित्रकला नहीं कही जाती थी। उससे पहले इस चित्रकला का नाम राजस्थानी से नहीं बल्कि राजपूत चित्रकला था, क्योंकि इन राज्यों के अधिकांश शासक एवं संरक्षक राजपूत थे। उन्होंने यह नामकरण इन चित्रों को उस समय की मुगल चित्रकला शैली से अलग दिखाने के लिए किया। इसलिए मालवा शैली, जिसमें मध्य भारत की रियासतें, और पहाड़ी शैली और भारत के उत्तर पश्चिम हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित हैं, को भी उन्होंने राजपूत शैली के ही अंतर्गत रखा। तो ये सब किसके द्वारा किया गया है? ये सब आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया है। कुमार स्वामी ने के अनुसार यह नामकरण चित्रण की स्वदेशी परंपरा का द्योतक है जो यहाँ मुगलों के आगमन के पूर्व से चली आ रही है। इसके बाद भारतीय चित्रकला के बारे में काफ़ी शोध हुआ और समय के साथ राजपूत शैली का प्रयोग समाप्त हो गया। मतलब पहले राजपूत शैली के बाद राजस्थानी शैली का प्रयोग हुआ, इस शब्द का प्रयोग हुआ। उसके स्थान पर इसके लिए अब राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी आप अंडरलाइन कर ले, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। यद्यपि इन शैलियों में भौगोलिक दूरी बहुत कम है, लेकिन इनकी उत्पत्ति, विकास व शैली में सशक्त रेखांकन, रंगों की वरीयता तथा संयोजन के तत्वों जैसे वास्तु, मानवाकृतियाँ, प्रकृति अंकन की तकनीक, प्रकृतिवाद के लिए आकर्षण और वर्णन विधि आदि में पर्याप्त अंतर परिलक्षित थे
और इन्हीं विशेषताओं से वे एक दूसरे से अलग अपनी पहचान भी बनाते हैं। चित्रों का निर्माण सामान्यतया वसली पर किया जाता था। वसली मतलब आप एक तरह से चित्रभूमि बोल सकते हो। वसली बनाने की अपनी अलग विशिष्ट तकनीक थी। आप इस चीज़ को, ये पूरा जो पैरा है इसको आप पूरा अंडरलाइन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2024 में क्वेश्चन आ चुके हैं। चित्रों का निर्माण सामान्यतया वसली पर किया जाता था। वसली बनाने की अपनी एक अलग विशिष्ट तकनीक है जिसमें कागज़ के पतले पन्नों को गोंद से चिपकाकर आवश्यक मोटाई की वसली तैयार की जाती थी। मतलब बहुत सारे जो पेपर थे उसको, बहुत सारे जो पन्ने थे उसको, उसके ऊपर गोंद लगा के उन सब को एक दूसरे में चिपका दिया जाता था ताकि वो एक थिक सरफेस तैयार हो सके, जिसमें इस प्रकार तैयार वसली पर काले या भूरे रंग से रेखांकन किया जाता था। तत्पश्चात उसमें आवश्यक रंग भरा जाता था। मतलब लोग ड्रॉ करने के लिए उस पे ड्रॉ करने के लिए काले या भूरे रंग से ड्राइंग करते थे और तत्पश्चात उसमें आवश्यक रंग भरा जाता था। रंग मुख्य रूप से प्रकृति से खनिज पदार्थों व बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना व चांदी से बनाए जाते थे, जिन्हें चिपकाने के लिए गोंद में मिलाया जाता था। ऊंट या गिलहरी के बालों का ब्रश बनाने के लिए किया जाता था। ब्रश को हिंदी में तूलिका कहते हैं, तो अगर कहीं पे तूलिका लिखा हो तो कंफ्यूज ना हो, उसका मतलब ब्रश है। और रंगों को वर्ण भी कहा जाता है, तो वर्ण व तूलिका यानी रंग व ब्रश। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन में दिया भी जाता है, तो अगर आपको समझ ना आए, क्योंकि वहाँ पे किसी से पूछने का टाइम नहीं होता है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। चित्रण कार्य पूरे होने पर अगेट पत्थर से उसे रगड़ा या घुटाई किया जाता था, जिससे चित्र की ऊपरी सतह समतल, चमकदार व ओजपूर्ण हो जाती थी। इसमें 2024 में जो क्वेश्चन था वो इस टाइप से था कि आपके ऑप्शंस दिए गए थे, उन सबको अरेंज करना था, रीअरेंज करना था कि इसका जो ये वसली बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो अगर आप नॉर्मली, अगर आपको पता नहीं और आप इमेजिन करें तो आपको लगेगा कि पहले वसली बनाते होंगे, फिर उसको घुटाई करके चिकना करते होंगे, उसके बाद उस पर ड्रॉ करते होंगे, पर ऐसा नहीं है। पहले उसको घुटाई करके, वसली बना के घुटाई करके चिकना नहीं किया जाता था, बल्कि उससे पहले उसको कलर किया जाता था, उस पर ड्रॉ किया जाता था, उसके बाद उसको घुटाई करके चिकना करते थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। और पेंटिंग करने के बाद उसको चिकना करते थे ताकि वो चमकदार एक प्लेन सरफेस उसका बन जाए और वो अच्छा दिखे। चित्रकला एक सामूहिक कार्य होता था जिसका एक कुशल दक्ष कलाकार द्वारा नेतृत्व किया जाता था, जो आरंभिक रेखांकन का कार्य करता था। मतलब राजस्थानी जो चित्रकला थी उस पे जो लोग वो चित्रकला बनाते थे वो एक इंसान द्वारा नहीं बनाया जाता था, एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा बनाया जाता था, जिसमें एक होता था जो कि उसको ड्रॉ करता था। उसके बाद कुछ लोग रंग भरते थे। तत्पश्चात रंग, छवि चित्रण, वास्तु, भूदृश्य, प्रकृति और पशु पक्षी बनाने में निपुण उसके शिष्य एवं दक्ष कलाकार अपना अपना कार्य पूरा करते थे। अंत में प्रधान कलाकार चित्र को अंतिम रूप देता था। सुलेखक निर्धारित स्थान पर संबंधित श्लोक या पद लिखता था। मतलब यहाँ पे देख सकते हो एक अलग इंसान उसको ड्रॉ कर रहा है, कुछ लोग उस पर अपने अपने, जैसे कोई भूदृश्य बनाने में अच्छा है, कोई पशु पक्षी बनाने में, जो इंसान जिस चीज़ में निपुण है वो काम करता था। उसके बाद यहाँ पे जो प्रधान कलाकार होते थे वो लास्ट में उस पेंटिंग को फिनिशिंग देते थे, और फिर जो श्लोक या पद लिखा जाता था वो भी एक सुलेखक द्वारा किया जाता था। चित्रकला के विषय एक समीक्षा। 16वीं शताब्दी तक राम और कृष्ण से संबंधित वैष्णव संप्रदाय भक्ति आंदोलन के रूप में पश्चिम, उत्तर व मध्य भारत में लोकप्रिय हो चुका था। आगे चलकर यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया, जिसमें कृष्ण विशेष लोकप्रिय हुए।
उनकी उपासना केवल ईश्वर के रूप में ही नहीं बल्कि एक आदर्श प्रेमी के रूप में भी की जाने लगी। प्रेम की धारणा को धार्मिक विषय के रूप में पोषित किया जाता था, जहाँ भावना और रहस्यवाद का एक मनोहारी समन्वय प्राप्त होता था। आप ये पेंटिंग देख सकते हो, यहाँ वन में कृष्ण और गोपियाँ। ये जो पेंटिंग है ये गीत गोविंद से लिया गया है। ये मेवाड़ शैली का है, 1550 में बनाया गया था। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें, हर आप नोट्स बनाने वक्त आप पेंटिंग का नाम लिखें, किसके द्वारा बनाया गया है, मतलब आर्टिस्ट का नाम लिखें, कौन सी शैली से है, उसका टाइम पीरियड क्या है और वो किसके द्वारा बनवाया गया था। जैसे कुछ मुग़ल वाले में आप अगर देखोगे तो उसमें कुछ अकबर के द्वारा बनाया गया था, कुछ जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। तो ये सब चीज़ आप ज़रूर लिखें, और किस म्यूज़ियम में रखा हुआ है, वो म्यूज़ियम कहाँ है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर आप पेंटिंग की ये सारी चीज़ें अगर आपको याद हो जाए तो आप 50% से ऊपर के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। तो ये, और आप पेंटिंग को भी देख लें क्योंकि वहाँ डायरेक्ट पेंटिंग भी दे दी जाती है जिससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो और वो ब्लैक एंड वाइट में होगा, तो आपसे उस पेंटिंग को देख करके आपसे उस पेंटिंग से रिलेटेड ही 4-5 क्वेश्चन, ऐसे 2 पेंटिंग दी रहेंगी, उससे 4-5 क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे। तो क्वेश्चंस उसमें क्या होता है, यही होता है कि ये पेंटिंग का नाम क्या है, किसने बनाया है, कब बना था और कहाँ रखा हुआ है, मतलब कौन से म्यूज़ियम में रखा हुआ है, वो म्यूज़ियम कहाँ है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। लगभग 20 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं। कृष्ण को सृष्टिकर्ता माना गया, जिनसे सारी सृष्टि की रचना हुई, और राधा मानवीय आत्मा की प्रतीक, अपने को उनमें समाहित होने को उद्यत हैं। गीत गोविंद चित्रकला में आत्मा की परमात्मा के प्रति भक्ति, ये भी आप अंडरलाइन कर ले, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। गीत गोविंद चित्रकला में आत्मा की परमात्मा के प्रति भक्ति राधा द्वारा अपने प्रिय कृष्ण के आत्म त्याग द्वारा चित्रित किया गया है। गीत गोविंद की रचना, ये भी आप अंडरलाइन करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। गीत गोविंद की रचना जयदेव द्वारा 12वीं शताब्दी में की गई। ऐसा माना जाता है कि वे बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद ग्वालों का गीत संस्कृत का एक काव्य है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गीत गोविंद क्या है। तो गीत गोविंद ग्वालों का गीत संस्कृत का एक काव्य है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। उसमें राधा कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम को भौतिक रूप में दिखाया गया है। भानुदत्त ने 14वीं शताब्दी में कलाकारों के एक और अन्य प्रिय संस्कृत ग्रंथ रसमंजरी की रचना है। ये भी आप देख लियो, और गीत गोविंद किसकी रचना है, फिर रसमंजरी किसकी रचना है, ये सब आप अंडरलाइन करते चलें, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। भानुदत्त बिहार के रहने वाले मैथिल ब्राह्मण थे। रसमंजरी का अर्थ है आनंद का गुलदस्ता। इस संस्कृत ग्रंथ में रसों के वर्णन के साथ साथ नायक यानी पुरुष एवं नायिकाओं मतलब स्त्री के भेद का भी विवरण मिलता है, जैसे उम्र के अनुसार बाल, तरुण और प्रौढ़, आंगिक विशेषताओं के अनुसार पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी आदि, भागवत विशेषताओं के अनुसार खंडित, वासक सज्जा, अभिसारिका व उत्का आदि। यद्यपि इस ग्रंथ में कृष्ण का उल्लेख नहीं हुआ है, फिर भी चित्रकारों ने उन्हें प्रतिनिधि यानी आदर्श प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। यहाँ ये भी आप अंडरलाइन कर लें। रसिक प्रिया का अर्थ है रसिक या पारखी को आनंदित करने वाला। यह जटिल काव्यगत विवेचनों से परिपूर्ण है और इसकी रचना अभिजात दरबारियों के सौंदर्य बोध के उद्दीपन के लिए की गई है। ब्रज भाषा में रचित रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दास थे, जो 1591 में ओरछा के राजा मधुकर शाह के दरबारी कवि थे। रसिक प्रिया में अब अनेक प्रेरक अवस्थाओं का उल्लेख हुआ है, जैसे प्रेम, मिलन, वियोग, ईर्ष्या, विवाद और इसके परिणाम स्वरूप
प्रेमी प्रेमिकाओं में होने वाली अनबन, गुस्सा जैसी अवस्थाओं की अभिव्यक्ति राधा कृष्ण के माध्यम से दर्शाई गई है। अब ये सारा एक मतलब से टिक कर ले, पूरा अंडरलाइन कर लें। रसिक प्रिया क्या है, रसमंजरी क्या है, फिर गीत गोविंद क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। और ये जो मैं बोल रही हूँ, मैं ऐवी नहीं बोल रही हूँ, ये आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप जा कर के देख सकते हो। वैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लास्ट में सारा करवाने वाली हूँ, तो आप खुद ही देख लेना उसमें। कवि प्रिया केशव दास द्वारा राय परवीन के सम्मान में रचित एक अन्य काव्य है। कवि प्रिया के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। राय परवीन ओरछा की एक प्रसिद्ध गणिका थी। यह एक प्रेम कथा है, लेकिन इसके 10वें अध्याय में 12 मासा नाम प्रकरण है, जिसमें साल के 12 महीनों जलवायु या मौसम का सटीक वर्णन हुआ है। अलग अलग महीनों के मौसम में लोग के दैनिक जीवन का वर्णन करते हुए उसमें आने वाले त्योहारों का भी उल्लेख किया गया है। केशव दास ने यह भी उल्लेख किया है कि कैसे नायिका नायक को राजी करती है कि वह उसे छोड़कर अपने गंतव्य की ओर अग्रसर ना हो। फिर यहाँ पे आपका बिहारी सतसई के बारे में दिया हुआ है। इसमें भी आप इसका टाइम वो क्या है और किसके द्वारा रचित है, ये आप एक नोट्स बना लें। बिहारी सतसई के रचनाकार बिहारी लाल हैं। इसमें 700 यानी सतसई पद्य हैं, इसीलिए इसका नाम सतसई रखा हुआ है। जिसकी रचना सूक्ति एवं ये बिहारी लाल द्वारा था, इसलिए इसका नाम बिहारी, और सतसई मतलब इसमें 700 पद्य हैं, इसलिए बिहारी सतसई इसका नाम रखा गया है। जिनकी रचना सूक्ति एवं नैतिक हाजिर जवाबी के रूप में की गई है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इसकी रचना 1667 ईस्वी के आसपास की, जब वे जयपुर के राज दरबार में मिर्ज़ा राजा जयसिंह के लिए कार्य करते थे। क्योंकि सतसई की कई सूक्तियों में संरक्षक का नाम आया है, बिहारी सतसई का चित्रण मेवाड़ में अधिक हुआ है, साथ ही साथ पहाड़ी शैली में भी इसका चित्रण हुआ है। रागमाला चित्रकला रागों और रागनियों की चित्रात्मक अभिव्यक्ति है। और यहाँ भी देखिए लिखा है, संगीतज्ञों एवं कवियों द्वारा परंपरागत रूप में रागों को प्रेम में एवं भक्ति के प्रसंगों में दैवीय या मानवीय रूप में देखा गया। प्रत्येक राग एक विशेष अवस्था, दिन के प्रहर, समय और ऋतु से जोड़ा गया है। रागमाला चित्रकला में सामान्यतया 36 या 42 चित्रित पृष्ठ हैं। ये एक परिवार के रूप में दिखाए गए हैं। प्रत्येक परिवार का मुखिया एक पुरुष राग होता है और स्त्री के रूप में 6 रागनियाँ होती हैं। यह मुख्य राग भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघ और श्री हैं। चारण, किंवदंती और अन्य प्रेमाख्यान जैसे ढोला मारू, सोली महिवाल, मृगावत, चौर पंचाशिका और लौर चंदा जैसे साहित्य भी कलाकारों के प्रिय विषय थे। रामायण, भागवत पुराण, महाभारत, देवी महात्म्य और इस प्रकार के अन्य साहित्य भी सभी शैली के कलाकारों में पसंदीदा विषय थे। इनके अतिरिक्त दरबार के दृश्य में एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर भी प्रचुर संख्या में चित्र बनाए गए, जिसमें शिकार, युद्ध एवं विजय, उत्सव, वनमोज, नृत्य, संगीत, त्योहार, वैवाहिक उत्सव, राजाओं के छवि चित्रण, दरबारी एवं परिवार के सदस्यगण, शहरी जीवन एवं पशु पक्षियों में के चित्र हैं। ये आप देख रहे हैं, ये चौर पंचाशिका का एक पेंटिंग है जो कि मेवाड़ उपशैली का है। ये 1500 में बनाया गया था। NC मेहता संग्रह में अहमदाबाद गुजरात में इसे रखा गया है। मालवा चित्रकला शैली अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो
यहाँ हम देखेंगे मालवा शैली 16वीं और 17वीं शताब्दी में फली फूली और यह शैली हिंदू राजपूत दरबार का प्रतिनिधित्व करती है। आप इसको भी अंडरलाइन कर लें। इसका टाइम क्या था और ये क्या, इसके बारे में जो दिया हुआ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लें। इसकी द्विआयामी सपाट एवं सरल भाषा जैन पांडुलिपियों से चौर पंचाशिका पांडुलिपि चित्रों की शैलीगत विकास की पूर्णता की परिणति है। राजस्थानी शैली की उत्पत्ति एवं विकास एक निश्चित प्रादेशिक भूभाग और उनके शासकों के संरक्षक में हुई। वहीं इसके विपरीत मालवा शैली किसी एक निश्चित क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुई और यह मध्य भारत के बड़े भूभाग में फैली। वहाँ यह छिटपुट रूप में मांडू, नुसरतगढ़ और नरसंगशहर में व्यक्त हुई। कुछ प्रारंभिक तिथियुक्त समूह में अमरुशतक को काव्यात्मक रूप से चित्रित किया जाता था, जिसका समय 1652 ईस्वी है। फिर आप ये अंडरलाइन कर ले माधोदास के बारे में। माधोदास द्वारा 1680 ईस्वी में नरसंगशहर में राग मेघा चित्रकला को चित्रित किया गया। एक बड़ी संख्या में मालवा शैली के चित्र दतिया महल के संग्रह से प्राप्त हुए। अतः संकलित चित्र बुंदेलखंड को चित्रकला का केंद्र होने का समर्थन करते हैं, लेकिन दतिया महल के भित्ति चित्रों में मुगल प्रभाव चुनौती देते हैं, जो कागज पर बने चित्रों के एकदम विपरीत हैं और शैलीगत रूप से स्वदेशी एवं सादगीपूर्ण है। इस शैली में राजकीय संरक्षकों एवं छवि चित्रण का पूर्ण अभाव इस अवधारणा का प्रमाण है कि दतिया के राजाओं ने इन चित्रों को घुमंतु कलाकारों से खरीदा होगा, जिन्होंने जन सामान्य में प्रचलित विषयों रामायण, भागवत पुराण, अमरुशतक, रसिक प्रिया, रागमाला और 12 मासा आदि पर चित्र बनाए होंगे। ये देखिए यहाँ पे आपका माधोदास द्वारा बनाया जो राग मेघा है, ये दिया हुआ है। राग मेघा वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इससे क्वेश्चंस आएंगे नहीं। और माधोदास मालवा 1680 में बनाया गया था और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो अगर दिल्ली से हो या फिर अगर आप दिल्ली जाओ तो राष्ट्रीय संग्रहालय जाना मत भूलना, अगर आप एक फ़ाइन आर्ट के स्टूडेंट हो, क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी पेंटिंग्स हैं, मैक्सिमम पेंटिंग्स वहीं रखी हुई हैं। चाहे वो मुग़ल शैली की हो या राजस्थानी शैली की हो, चाहे वो दक्कनी शैली की हो, बहुत सारे पेंटिंग्स जो हैं वो वहाँ रखे हुए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ ज़रूर जाना, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 16वीं शताब्दी में दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी व लाहौर के दरबार का मुग़ल शैली पर प्रभाव बढ़ा। प्रांतीय मुग़ल शैली देश के अनेक भागों में काफ़ी समृद्ध अवस्था में थी। ये मुग़ल शासक के अंतर्गत जो आते थे, लेकिन सायन कार्य मुग़ल सम्राटों द्वारा नियुक्त शक्तिशाली एवं संपन्न अधिकारियों द्वारा संचालित होता था। ऐसे स्थानों पर मुग़ल शैली और विशिष्ट स्थानीय तत्वों से युक्त एक अलग चित्रकला शैली प्रचलित हुई। दक्कन शैली अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और हैदराबाद जैसे केंद्रों में विकसित हुई। इसके बाद 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में पहाड़ी शैली प्रकाश में आई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इस पूरे को अंडरलाइन कर लो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मेवाड़ चित्रकला शैली, जो कि राजस्थानी चित्रकला शैली का सब स्कूल है। मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, यानी कि ये राजस्थानी चित्रकला का सबसे मेन स्कूल है, जहाँ से हमें चित्रकला की एक सतत शैलीगत परंपरा देखने को मिलती है। इसका देखिए यहाँ टाइम है 17वीं शताब्दी के पूर्व से स्पष्ट व सतीशी शैली करण सिंह के मुगल दरबार से संपर्क के कारण अनुवर्ती परिष्कृत एवं उत्कृष्ट शैली के रूप में सामने आई। मुगलों के साथ चले लंबे युद्ध के कारण मेवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्र नष्ट हो गए।
मतलब जब मुगलों के साथ जब युद्ध हो रहा था तो उस वक्त भी मेवाड़ शैली के जो बहुत सारे चित्र थे वो नष्ट हो गए। मेवाड़ शैली की उत्पत्ति सामान्यतया 1605 ईस्वी में निसार दीन द्वारा चुनार में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है। आप इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन चित्रों के अंतिम पृष्ठ पर दिए विवरण द्वारा उक्त महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इससे इसके दृश्यगत सौंदर्य का पता चलता है। इसकी 17वीं शताब्दी चित्रकला शैली से काफ़ी समानता है, जिसे हम चित्रों के प्रत्यक्ष उपागम, सरल संयोजन, छिटपुट अलंकारिक विवरण और चटक रंगों के रूप में देख सकते हैं। और आप चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला में अगर आप देखें तो इसमें चटक रंगों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। जैसे आप इधर ही देख लो, इसमें लाल, ऑरेंज या नारंगी, नीला, ये सब ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो ये आप देख सकते हो इसमें। राजा जगत सिंह 1928 से 1952 के शासन काल में चित्रों में परिष्कार आया। यह परिष्कार प्रतिभा संपन्न कलाकारों साहिबदीन और मनोहर के कारण आया, जिन्होंने चित्रकला को जीवंतता प्रदान की और मेवाड़ी चित्रकला की परिभाषा गढ़ी। साहिबदीन ने रागमाला 1628, रसिक प्रिया व भागवत पुराण 1648 और रामायण के युद्धकांड 1652 का चित्रण किया। ये आप पूरा अंडरलाइन कर लें, जिसके एक पृष्ठ का विवरण यहाँ दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ भी एक पेंटिंग दी हुई है। ये रामायण का युद्धकांड है, ये भी क्वेश्चन में आता है। ये साहिबदीन द्वारा बनाया गया था, ये मेवाड़ शैली का है और ये 1652 में बनाया गया था और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में रखा हुआ है। तो यहाँ कुछ पेंटिंग्स विदेशों में भी रखे गए हैं म्यूज़ियम्स में। और यहाँ पे भी आप एक पेंटिंग देख सकते हो, ये है मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय का शिकार। ये 1744 में बना था और मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में ये रखा हुआ है। न्यूयॉर्क में इंडियन जो आर्ट है, वो आर्टवर्क है, वो बहुत सारे वहाँ रखे हुए हैं, वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। मनोहर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है रामायण का बालकांड, जो कि 1649 में बनाया गया था। जगन्नाथ एक अन्य विशिष्ट प्रतिभाशाली कलाकार थे, जिन्होंने 1719 ईस्वी में बिहारी सतसई नामक चित्रावली चित्रित की, जो मेवाड़ चित्रकला शैली के लिए एक अमूल्य योगदान है। मतलब यहाँ पे देखिए, बिहारी सतसई जो कि 1719 ईस्वी में चित्रित किया गया था। जैसे हरिवंश, सूरसागर आदि भी 17वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में सचित्र तैयार कराए गए। विलक्षण एवं दक्ष चित्रकार साहिबदीन द्वारा चित्रित रामायण युद्धकांड का एक अध्याय है। यह सामान्यतया 1652 ईस्वी तक जगत सिंह रामायण के नाम से जानी जाती रही। इस चित्र में साहिबदीन ने एक नवीन चित्रमय युक्ति संयोजन तिर्यक रेखीय परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया है, जिसका प्रयोग उन्होंने युद्ध की विभीषिका दिखाने के लिए किया। अनेक वर्णनात्मक तकनीकों का प्रयोग करते हुए कलाकार ने कभी एक से अधिक कथाओं को एक ही पृष्ठ पर एक चित्र के रूप में या एक कथा को अलग अलग पृष्ठों पर अंकित किया। इस चित्र में युद्ध के समय प्रयुक्त इंद्रजीत के मायावी युद्ध कौशल एवं जादुई हथियारों को चित्रित किया गया है। 18वीं शताब्दी में चित्रकला का विषय साहित्य के दरबारी क्रियाकलापों एवं शाही मनोरंजन की ओर क्रमशः स्थानांतरित हो गया। मेवाड़ के कलाकारों ने सामान्यतया चटक रंगों का प्रयोग किया। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ भी चटक रंगों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें लाल एवं पीले रंगों की प्रधानता थी। इसमें ज़्यादा लाल और पीले रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। और आगे हम देखेंगे 17वीं शताब्दी के अंत में नाथ द्वारा, जो उदयपुर के समीप है और वैष्णव धर्म का गढ़ था, चित्रशाला के रूप में परिवर्तित हो गया।
विभिन्न त्योहारों के अवसरों पर भगवान श्रीनाथ जी के बड़े बड़े चित्र कपड़े पर चित्रित हुए, जिन्हें पिछवाई कहा जाता था। यहाँ आप ये पिछवाई भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, तो पिछवाई है क्या वो आप इसे अंडरलाइन कर ले, और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें भी नोट करना ना भूलें। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ चित्रकला का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष एवं दरबारी होने लगा। अब न केवल छवि चित्रण में चित्रकला का अतिशय उदय हुआ, बल्कि बृहदाकार एवं आकर्षक दरबारी दृश्यों, शिकार के अभियान, उत्सव, अंतःपुर के दृश्य, खेल जैसे विषय विशेष लोकप्रिय हुए। एक पृष्ठ महाराजा जगत सिंह द्वितीय, जो कि 1734 से 52 तक का है, को चित्रित करता है, जिसमें वे बाघ का शिकार करने के लिए जाते हुए देश का भ्रमण कर रहे हैं। परिदृश्य का अंकन तिर्यक रूप में हुआ है, जिसमें क्षितिज या पीछे का भाग तिर्यक रूप में ऊपर उठता हुआ संयोजित मतलब कंपोज है, और परिणाम स्वरूप अग्रभाग में हमें अंत परिदृश्य दिखलाई पड़ता है। दृश्य की प्रासंगिकता घटनाक्रम की जटिलता एवं निहित है, जिसका उद्देश्य घटना को विस्तृत रूप में दिखाना है। ये देखिए आपका ये पेंटिंग है, ये श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाते हुए, यानी कि ये शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जी के द्वारा। ये नाथ द्वार का है और 1800 में बनाया गया था, और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। अब हम आगे देखेंगे बूंदी चित्रकला शैली। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, और आपको उसका जवाब भी मिलेगा। बूंदी में 17वीं शताब्दी में एक बहुसर्जनात्मक एवं विशिष्ट चित्रकला शैली का विकास हुआ, जो अपनी उत्तम रंग योजना और उत्कृष्ट औपचारिक अभिकल्प के लिए उल्लेखनीय है। बूंदी रागमाला, जो कि 1591 को इस शैली की आरंभिक और विकासशील चित्रकला माना जाता है। इसका चित्रण चुनार में हाड़ा राजपूत शासक भोज सिंह, जिनका शासनकाल 1585 से 1607 तक रहा था, के शासनकाल में हुआ। मतलब बूंदी रागमाला 1591 में बना था, और ये चुनार में के जो राजा थे हाड़क राजपूत शासक भोज सिंह, उनके शासनकाल में हुआ था। बूंदी शैली का विकास विशेष रूप से यहाँ के 2 शासकों के संरक्षक में हुआ। राव छत्रर साल 1631 से 59, जिन्हें मुगल शासक शाहजहां ने दिल्ली का वजीर नियुक्त किया था, और इन्होंने दक्कन विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरे उनके पुत्र राव भाव सिंह, जिनका 1659 से 82, जो एक उत्साही और भोगालिप्त संरक्षक थे। इनके अनेक छवि चित्र बनाए गए, साथ ही इनके अनेक तिथि युक्त चित्र भी मिलते हैं। इनके उत्तराधिकारी राजा अनिरुद्ध सिंह 1682 से 1702 के समय में भी इस शैली में रचनात्मक विकास हुआ। बुद्ध सिंह, जिनकी दाढ़ी मूछ युक्त छवि कई चित्रों में दिखाई देती है, उन्होंने भी इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनेक राजनीतिक विवादों और 4 बार पदच्युत होने के बावजूद चित्रकला के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। राजा बुद्ध सिंह के पुत्र उमेद सिंह, जिनका शासनकाल रहा है 1749 से 71 के लंबे शासनकाल में चित्रण कार्य कुछ समय के लिए अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, तथापि उस समय के चित्रों में सूक्ष्म विवरण दिखाने की प्रवृत्ति में काफ़ी निखार व परिष्कार आ गया था। 18वीं शताब्दी में बूंदी चित्रकला में कुछ दक्कनी सौंदर्यगत तत्व दिखाई पड़ते हैं, जैसे चटक व सजीव रंगों के प्रति प्रेम।
ये देखिए आपको पेंटिंग दी हुई है। दीपक राज चुनार रागमाला, ये बूंदी चित्रकला का, बूंदी स्कूल का है। और 1519 भारत कला भवन, ये वाराणसी में रखा हुआ है। यहाँ उमेद सिंह के उत्तराधिकारी बिसेन सिंह 1781 से 1771 से 1821 ने बूंदी पर 48 वर्षों तक शासन किया। वे एक महान कला पारखी थे। उन्हें शिकार का बहुत शौक था और उन्हें अक्सर जंगली पशुओं का शिकार और उन पर विजय प्राप्त करते हुए चित्रित किया गया है। उनके उत्तराधिकारी राम सिंह 1821 से 89 के समय में बूंदी महल को भित्ति चित्रों से अलंकृत किया गया था, जिनमें दरबारी जुलूस, शिकार के दृश्य और कृष्ण से संबंधित कथाओं का विशेष रूप से चित्रण हुआ है। राजमहल में अंकित भित्ति चित्र बूंदी चित्रकला के अंतिम चरण के सुंदरतम उदाहरण है। बूंदी और कोटा चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता है सघन वनस्पतियों, सुरम्य भूदृश्य के साथ विविध पेड़ पौधों, जंगली जीवन, पशु पक्षियों, पहाड़ियों व झरनों का मनोहारी चित्रण। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस शैली का है जिसमें ये सारे चित्रण हुए जाते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो बूंदी और कोटा। ये सब इसके प्रमुख विशेषताएं हैं बूंदी और कोटा के, तो उसमें आपसे विशेषता पूछ सकता है, तो आप इसे अंडरलाइन कर लें। इसके साथ साथ जीवंत घुड़सवारों और हाथियों का बूंदी और कोटा दोनों शैलियों में अद्वितीय चित्रण हुआ है। बूंदी कलाकारों के स्त्री सौंदर्य के स्वयं के प्रतिमान थे, जैसे छोटी ठिगनी, कद काठी, गोल मुखाकृति, पीछे की ओर ढलुआ माथा, तीक्ष्ण नाक, पतली भूरेखा और पतली कमर आदि। तो ये आप पूरा पैराग्राफ जो है ये अंडरलाइन कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। बूंदी के प्रारंभिक चरण में चित्रित रागमाला में फारसी में एक लेख है जिसके अनुसार इसका चित्रण समय 1591 ईस्वी है। चित्रकारों का नाम शेख हसन, शेख अली और शेख हातिम है, जो स्वयं को मुगल दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्मद का शिष्य बनाते हैं। वे चुनार, जो बनारस के पास स्थित है, उसे चित्रकला के उद्भव का स्थान बताते हैं। यहाँ राव मौज सिंह और उनके पिता राव सुरजन सिंह ने एक महल का अनुरक्षण किया। ये आप देख सकते हो चुनार रागमाला का है, बूंदी का है। और इसका है अश्विन 12 मासा बूंदी, 17वीं शताब्दी, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में से रखा हुआ है। वैसे ये सारे जो ऊपर के कुछ पेंटिंग्स है, जैसे ये पेंटिंग, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जितनी पेंटिंग्स दी हुई हैं सिर्फ वही पढ़नी है, पर फिर भी मैं पढ़ा दे रही हूँ। वर्तमान में चुनार रागमाला चित्रों के कुछ ही पृष्ठ उपलब्ध हैं, जिनमें खंबावती, बिलावल, मालश्री, भैरवी, पटमंजरी, रागनियाँ व कुछ अन्य चित्र सम्मिलित हैं। वैसे मैं पेंटिंग्स की बात कर रही हूँ कि पेंटिंग्स आपके नहीं आने वाले हैं। बाकी मैंने जो अंडरलाइन करवाया है उसे आप अंडरलाइन कर लें और उसे नोट्स में ज़रूर ऐड करें। उनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। दीपक राग को रात्रि के समय अपनी प्रियतमा के साथ एक कक्ष में बैठे हुए चित्रित किया गया है, जो 4 दीपकों की ज्योति से पूर्ण प्रकाशवान है, जिनमें से 2 दीपकों के आधार भाग नूतन ढंग से अलंकृत मानव आकृतियों के रूप में चित्रित किए गए हैं। आकाश असंख्य तारों से झिलमिल है। चंद्रमा का रंग पीला होता हुआ दिखाया गया है, जो इस बात का सूचक है कि यह युगल को एक साथ बैठे कई घंटे व्यतीत हो चुके हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि महल के गुंबद के ऊपर के कलश पर बाहर की ओर आती हुई एक पट्टी है, जिस पर केवल दीपक राग लिखा हुआ है।
इससे चित्र रचना की प्रक्रिया की सूचना मिलती है कि प्रायः चित्र पूर्ण करके ही सुलेखक को दिया गया है। इस संदर्भ में कविता कभी लिखी नहीं गई और शीर्षक कलाकार के लिए संकेत होता था कि उसे क्या चित्रित करना है। 12 मासा बूंदी चित्रकला का लोकप्रिय विषय है। जैसा कि पहले भी उल्लेख हुआ है कि यह 12 महीनों का वातावरणीय विवरण है जो केशव दास की पुस्तक कवि प्रिया के 10वें अध्याय का भाग है, जिसे ओरछा की गणिका राय परवीन के लिए लिखा गया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कोटा शैली। इसके बाद आपकी कितनी शैलियाँ बाकी हैं? बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर और जयपुर शायद आपका लास्ट है। जयपुर आपका लास्ट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जयपुर और किशनगढ़ शैली से आते हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। और ये जो पेंटिंग सारे दिख रही हैं आपको, इन्हीं सब पेंटिंग से क्वेश्चन, ये जो आपका यही सारे पेंटिंग सिलेबस में दी हुई है। ये देखिए मारू रागनी और भागवत पुराण नहीं है। ये देखिए गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो आपका दिया हुआ था, यही वो पेंटिंग है। वैसे ये एनसीईआरटी में कोई और पेंटिंग दी गई है, और एक और पेंटिंग है जिसमें कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, वो दूसरा पेंटिंग है। और ये इसके 2 पेंटिंग्स हैं, तो दोनों में से कोई भी पेंटिंग्स पूछे जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये वाली तो नहीं पूछी जाती है जो दूसरे बुक में दी हुई है। आप एक और बुक है जिसमें वो पेंटिंग दी हुई है, तो उससे आप देख सकते हो। मैं आपको वैसे सारा दिखा दूंगी। तो हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब ये हम नेक्स्ट कोटा चित्रकला शैली अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, और जितनी भी आप लोगों ने अंडरलाइन की हुई है आप अपना नोट्स बना लें। और ये वो जो जितने भी मैंने अंडरलाइन कराया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये नेक्स्ट अब हम कल शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछें ज़रूर। तो फिर चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।